नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी पर बात किया था, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी पर और क्वांट की स्ट्रैटेजी पर। अब रह जाता है उसमें एक टॉपिक इंग्लिश। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पर। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पर बात करने में मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। और हमें अपने ही देश में नौकरी पाने के लिए हिंदी भाषा नहीं बल्कि इंग्लिश में एग्जाम देना होगा, इंग्लिश में पास करना होगा। यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस और जर्मनी। अगर आपको फ्रांस में नौकरी करनी है तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए, आपको जर्मनी में नौकरी करनी है तो आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए। पर इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर आपको खुद हिंदुस्तान में नौकरी करनी है तो आपको हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए, तभी आप पदाधिकारी के पद पर नौकरी कर सकते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री बाहर जाकर के हिंदी में भाषण देते हैं तो उस देश में हम इंग्लिश में परीक्षा क्यों दें, और दे भी तो उन बच्चों का क्या जिन्होंने हिंदी माध्यम से अभी तक पढ़ाई करा है स्कूल में, तो उनका पढ़ाया हुआ ज्ञान तो सब शून्य। चलिए बैंक एग्जाम के स्तर से ही बात करते हैं। मानते हैं आपको कैलकुलेशन जो तेज कर सके उसके लिए आपने क्वांट का टेस्ट लिया, कोई लॉजिकली सोचता है उसके लिए आपने रीजनिंग का टेस्ट लिया, पर इंग्लिश का उपयोग कहाँ पे होता है? अभी तक मैंने जितने भी ब्रांचेस में काम किया, या तो मैंने हिंदी का उपयोग किया या तो मैंने रीजनल लैंग्वेज जैसे बंगाली या फिर भोजपुरी या फिर और अदर रीजनल लैंग्वेजेस का यूज़ किया। अभी तक मैंने कहीं पर भी इंग्लिश का यूज़ नहीं किया। हाँ, एक दो कस्टमर थे जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड वीआईपी ट्रीट करते थे, तो वो आकर के इंग्लिश में बात करते थे। से इफ़ आई स्टार्ट कन्वर्सिंग विथ यू इन इंग्लिश देन आई विल बी सेड टू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। अदरवाइज मेरा पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है अगर मैं हिंदी में आपसे बात करूँ तो। और ये असर एक्चुअली हमारे ऊपर 200 साल गुलामी का है कि हमारे दिमाग में इंग्लिश इस तरह से बस गया है कि हम अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें लगेगा कि हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, पर यही अगर हम अपने लैंग्वेज में बात करें तो हमें हमारा कुछ पर्सनालिटी अस्तित्व रह ही नहीं जाएगा। आप खुद भी सोचिएगा, आप गौर करिएगा इस चीज़ को कि अगर आप एक पानी पूरी की दुकान पे जाते हैं या ठेले पे जाते हैं और वहाँ पे आप पानी पूरी मांगते हैं, उससे सूखा भी मांगते हैं कि भैया एक फ्री वाला दे देना, लेकिन क्या आप ये डोमिनोज की दुकान पे जाके करते हैं? नहीं, वहाँ पे लोग जाकर इंग्लिश में ऑर्डर करते हैं, या 1 लार्ज पिज्ज़ा 1 एक्स्ट्रा वगैरह दिस दैट। तो ये असर दिखता है कि 200 साल गुलामी का हमारे दिमाग पे क्या असर हुआ है कि हमारी खुद की भाषा हम उसे नहीं महत्व देते हैं, बल्कि एक विदेशी भाषा को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। महज अगर आपको बैंक में टेस्ट लेना है तो आप कोई इकोनॉमिक्स या फाइनेंस सब्जेक्ट पे ले लो या मैनेजमेंट पर ले लो, या फिर कुछ नहीं तो एक कंप्यूटर का टेस्ट करा लो, कंप्यूटर पे तो काम कराना है। पर नहीं, आप कराएंगे किस पे? इंग्लिश लैंग्वेज में। भारत में इंग्लिश मीडियम के स्कूल कितने हैं और हिंदी मीडियम के स्कूल, सरकारी स्कूल कितने हैं? तो जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़े, जो हिंदी मीडियम से पढ़े, वो तो शुरुआत से ही डिसएडवांटेज पोजीशन पे है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं वो तो एडवांटेजेस पोजीशन पे है। तो इस बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए कि हमें इंग्लिश भाषा का टेस्ट नहीं लेना चाहिए। अगर आपको चेक करना ही है कि हाँ बंदा कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं, तो एक पासिंग पेपर आप करा लीजिए, जैसे यूपीएससी में होता है इंग्लिश में, और कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज में वो पासिंग पेपर करवाते हैं। उन्होंने तो कभी इंग्लिश को ऐसा पेपर बनाया ही नहीं। इंग्लिश से मेरी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, मैं तो खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन केवल इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर किसी विद्यार्थी का या किसी एस्पिरेंट का फ्यूचर डिसाइड कर देना ये एक सही मापदंड नहीं है। फिलहाल ये थी मेरे मन की बात। अब चलिए बात करते हैं, जब तक कि कोई उपाय नहीं निकल जाता कि इस इंग्लिश लैंग्वेज को हटा करके हम कोई काम की भाषा जब तक ना सीखें, या भाषा को हटा करके कोई काम का सब्जेक्ट जब तक ना आए, तब तक हमें इंग्लिश पर ही बात करना होगा और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी में बात करना होगा कि हमें इंग्लिश कैसे डेवलप करें, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम इंग्लिश में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज हम ओवरऑल किस टॉपिक पर बात करेंगे? इंग्लिश टॉपिक पर, मतलब उसके अंदर क्या क्या रहेगा। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको कोई भी एग्जाम का स्ट्रैटेजी बनाना है, किसी भी एग्जाम का, तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस उठाइए और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। सिलेबस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिलाइए, उसको एनालाइज कीजिए और समझिए। बहुत हद तक आपको एग्जाम पैटर्न वहीं पे समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट का सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेफ अटेम्प्ट कितना रखना है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगा, स्पोकन इंग्लिश में हम बात करेंगे, और डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो सिलेबस में देखिए आता है एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ये ऑलमोस्ट सेम होता है, पैरा जंबल्स,
वो कैब इसी में घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पूछेगा, पैराग्राफ कंप्लीशन, एरर स्पॉटिंग वगैरह वगैरह। सिलेबस तो देख ली। अब देखिए कि एक समझ क्वेश्चन आया एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन लगभग ग्रामर सेक्शन से रहेगा। इसमें क्या एक क्वेश्चन देखते हैं, 3 men were arrested for alleged impersonating civic body officials। ये क्वेश्चन ग्रामर से है आपका। अगर आपका ग्रामर अच्छा रहेगा तो हो जाएगा। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ, एलिजेड नहीं होगा, एलिजेडली होगा, क्योंकि एलिजेड जो होता है एडजेक्टिव होता है और यहाँ इम्पर्सनेटिंग जो है वो एक वर्ब है, तो इसके पहले एडवर्ब लगेगा यानी एलिजेडली। तो ऑप्शन ए में मिस्टेक है। तो एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन हम ग्रामर से इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में केवल वोकैब का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा ग्रामर का भी यूज हो रहा है, थोड़ा नया पैटर्न से आ रहा। क्लोज टेस्ट या इस तरीके से वोकैब और ग्रामर दोनों का जरूरत पड़ेगा आपको। द बिल्डिंग वॉज डैश विथ ग्राफिटी। ग्राफिटी होता है जैसे कि कोई चित्र बना दिया, सपोज 4 फरवरी को रांची चले वगैरह वगैरह, इस तरीके से कोई स्लोगन लिख दिया आपके दीवार पे, तो एक ग्राफिटी से बना करके आपका दीवार को खराब कर दिया। शी डैश द बुक बाय राइटिंग ऑन इट। बुक के ऊपर उसने कुछ लिख करके बुक को गंदा कर दिया, ये समझ में आ रहा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होगा, वॉज के बाद वी टू फॉर्म होगा और शी के बाद वगैरह। तो एक ही ऑप्शन आ रहा डिफेस्ड, तो इससे वही होगा। तो यहाँ पे वोकैब प्लस ग्रामर दोनों का यूज हो रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में। फिर उसी तरीके से सेंटेंस कंप्लीशन में भी वोकैब प्लस रीडिंग का जरूरत पड़ता है। पैराजम्बल्स प्योरली बेस्ड अपॉन योर रीडिंग कैपेबिलिटी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये भी रीडिंग पे है कि ये इस तरह का पैराग्राफ दे देगा और उसके बेस पे क्वेश्चन करना होगा आपको। तो बेसिक अगर आप ओवरऑल उठा के देखिएगा तो रीडिंग, वोकैबुलरी और ग्रामर, इसी से आपके क्वेश्चंस रहते हैं। अब कैसे रहते हैं आइए देखते हैं। रीडिंग से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा, पैराजम्बल्स, आरसी वगैरह ये सब मिला करके। वोकैब से लगभग 10 क्वेश्चन रहेगा, ग्रामर से 5 से 10 क्वेश्चन रहता है, डिपेंड करता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस कितना पूछेगा उसी हिसाब से ग्रामर अप एंड डाउन आपका कर देगा। जैसे सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह ये सब में कभी कभी ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाता है, तो वो बेसिकली ग्रामर का पार्ट नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। तो कहते हैं ना एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए देखिएगा दोस्तों। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 10 क्वेश्चन रहेगा, कोई भी आरसी देखेगा अगर उसके नीचे 10 क्वेश्चन है तो पहले उसको अटेम्प्ट करिएगा, और फिर रेस्ट ऑफ द पेपर, और फिर पैराजम्बल्स को लास्ट में करना है। उसमें दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। पैराजम्बल्स में आप गलती करेंगे ही करेंगे, आप क्या मैं खुद और बहुत से अच्छे अच्छे कैंडिडेट उसमें गलती कर देते हैं। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में केवल 5 क्वेश्चन है तो फिर उसको सेकंड लास्ट में अटेम्प्ट करना है, पहले बाकी का पेपर। इसका लॉजिक क्या है कि इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़े और उस पर केवल आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो टाइम का एक वेस्टेज है। और उसमें भी क्वेश्चन क्या रहेंगे ना, 2 आपके वर्ड मीनिंग के निकल जाएंगे, वो क्या आपके निकल जाएंगे, जिसको पैराग्राफ पढ़ने का जरूरत नहीं, आप आराम से उससे मीनिंग देख करके उसमें ऑप्शन देख करके टिक कर सकते हैं। तो इतना पैरा में टाइम वेस्ट करने का क्या जरूरत है। हाँ, अगर उससे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप जरूर पहले आरसी करिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा, आप पैनिक कर जाइएगा। तो अगर आरसी में 5 क्वेश्चन रहते हैं तो रेस्ट ऑफ द पेपर पहले, फिर सेकंड लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और पैराजम्बल हमेशा लास्ट में ही आएगा। तो अभी हमने बात कर लिया सिलेबस पे, अभी हमने बात कर लिया एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन को हमने एनालाइज कर लिया और देख लिया कि किस किस सब टॉपिक या सब टॉपिक्स हैं। अब आप बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट्स की, क्या कोई सेफ अटेम्प्ट्स होना चाहिए इसमें। दोस्तों इसमें कोई सेफ अटेम्प्ट्स नहीं है, आपको मैक्सिमम फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। और आप सोचिएगा कि ये कैसा उटपटांग सा स्ट्रैटेजी है। देखिए इंग्लिश में आप 80 to 90% क्वेश्चन में ना श्योर नहीं होंगे कि आंसर सही है या नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई लॉजिक या फॉर्मूला काम करेगा नहीं। आपको अपने इंस्टिंक्ट पर काम करना होगा, आपको देखना होगा कि हाँ मुझे ये सही लग रहा है, ये सबसे ज़्यादा मिल रहा, तो आपको उस पर काम करना होगा। ये आप इमेजिन करिए एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको अपना लक का सहारा लेना ही होगा। और लक भी ऐसा चीज़ है ना, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। तो ये एक इमेजिन करिए ये इंग्लिश का पेपर है और यहाँ पे आप खड़े हैं, ये कह रहा है कि मैं तुम्हें मारने का पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे मार दिए तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा ही मारूंगा। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश का पेपर को मारना ही होगा, आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। ये मेरा खुद का स्ट्रैटेजी है। अगर आपको नहीं पसंद है आप एक काम कीजिए, 1 महीने आप मॉक टेस्ट लीजिए और इसमें सारे अटेम्प्ट करके देखिए।
अपने गट फीलिंग्स पे। अगर आपका स्कोर 18 to 25 आने लगा तो समझ लीजिए कि स्ट्रैटेजी आप पे काम कर रहा। अगर 15 से नीचे आपका स्कोर आ रहा है तो आप इस स्ट्रैटेजी को मत फॉलो करिएगा, पर मैंने यही करा था। इसमें आपको कोई श्योरिटी नहीं होगा, आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप 5 से 10 मार्क्स लेके आएंगे कि नेगेटिव हो जाएगा, वैसा नहीं डरना है, आपको ठोक देना है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे कि हमें प्रिपरेशन कैसे करना होगा। तो प्रिपरेशन जैसे कि इंग्लिश आता है 3 पार्ट से, रीडिंग, वोकैब और ग्रामर, तो प्रिपरेशन भी हमें उसी फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो रीडिंग पार्ट का हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मेरा हमेशा से फॉर्मूला रहा है, हिंदू एडिटोरियल्स के मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता था। उसका पढ़ने का अपना एक लॉजिक है, मैं बात करूंगा उस पर आगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इन अ वर्ल्ड ऑफ 7.3 बिलियन पीपल 2.4 बिलियन लैक एक्सेस टू एडिक्वेट सैनिटेशन। क्या आपको लगता है ये कोई स्टोरी बुक से आएगा? नहीं, ये देखिए तो एक मोटा मोटी किसी एडिटोरियल से उठा करके ये आपको दे दिया है। अगर आपको एडिटोरियल पढ़ने का हैबिट है तो ऐसे पैसेज ना आप देखते ही समझ जाइएगा कि इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। हाँ, कि इतना सैनिटेशन है, मोदी जी ने अच्छा काम किया वगैरह वगैरह, इस तरीके से। तो एडिटोरियल पढ़ना आपके लिए, आप अपना एक भूमिका तैयार कर रहे हैं जिससे आप एग्जाम में जा करके उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और एडिशनल में आप नॉवेल ले सकते हैं, पर नॉवेल आपका प्राइमरी सोर्स नहीं होना चाहिए, एडिटोरियल आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए रीडिंग सेक्शन का। आप जितना रीड करेंगे, जितना अपना रीडिंग का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, उतना आपके लिए बेटर है। क्योंकि ये कहा ना कि ये इसका कोई तुक नहीं बनता इंग्लिश लैंग्वेज पूछने का, बस जिसका रीडिंग जितना स्ट्रांग वो उतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा। तो आपको अपना कंजम्पशन बढ़ाना होगा, आपको अपना रीडिंग बढ़ाना होगा। तो रीडिंग एडिटोरियल पढ़िए, रोज पढ़िए। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस आपको क्या करना, अरुण शर्मा की ये वर्बल एबिलिटी की बुक आती है, इससे आरसी, पैराजम्बल्स और जो भी टॉपिक मिले सब प्रैक्टिस कर डालना है इससे। ये बेस्ट बुक मुझे लगा था प्रैक्टिस करने के लिए। आप एक चीज़ अगर आप नोटिस करिएगा ना, जो भी IBPS का पेपर वो धीरे धीरे कैट से इंस्पायर हो रहा है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट उसी की तैयारी करें जो पूछा जा रहा है कैट से इंस्पायर होकर के। इंग्लिश में बहुत सारा, मेंस का पेपर, प्रीलिम्स में बहुत सारा क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है। तो ये बुक मुझे बेस्ट लगा उसका तैयारी करने के लिए। फिर आपको डेली क्विज देना है प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये तो रहेगा रीडिंग पार्ट के लिए। आरसी उसमें रहेगा, आरसी सॉल्व करिए, पैराजम्बल्स रहेगा, पैराजम्बल सॉल्व करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि एग्जाम में अटेम्प्ट आपको सब करना है, आपको कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है। अब वो कैप पार्ट को आपको कैसे पढ़ना है, तो वो कैप जो मैंने बताया एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, उसमें आप 7 से 10 वर्ड्स उसी में से छांट लीजिए, उसके नोट्स बनाइए और उसी को रिवाइज करते रहिए। क्योंकि हर साल एग्जाम में ना प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कम रहेगा। तो आपको ब्लैक बुक या वर्ड पावर मेड इजी एक सप्लीमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, पर उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसी में से रहेगा, हिंदू न्यूज़पेपर में से। और इसका एक और टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पैसेज पढ़िए, क्यूरियोसिटी इज द डिजायर टू लर्न टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स। अब ये एक आरसी का क्वेश्चन है, इसमें क्यूरियोसिटी इज द डिजायर टू लर्न टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स एंड टू नो हाउ दे वर्क। इसमें यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे लास्ट में एक्यूमुलेट। तो इट कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट एज द डिजायर टू एक्यूमुलेट नॉलेज अबाउट साइंस। अगर आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी वर्ड है ना, उसका मीनिंग पहले उसी में से ढूंढने की कोशिश करिएगा कि क्या है, नहीं है, कैसा है, नहीं है। तो एक्यूमुलेट मुझे लग रहा है इकट्ठा करना है, इस टाइप का कुछ ये मीनिंग होगा, जो कि इसका मैं एक्चुअली मीनिंग जानता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, शुरुआत में डिक्शनरी रेफर नहीं करना, आपको पहले सोचना है कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, पैसेज का मीनिंग आपको समझना है। तो उस तरीके से आप अपना वोकैब का कलेक्शन बढ़ाना शुरू करिए। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, डेली क्विज जो आप सेल्फ मेड नोट्स बनाए उससे, मॉक टेस्ट रहेगा ये, ब्लैक बुक, वर्ड पावर मेड इजी एज अ सप्लीमेंट, उसमें प्रैक्टिस सेट रहता है, उससे आप करिए। अब आते हैं ग्रामर पार्ट में। ग्रामर पार्ट जो है ना सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। इसमें देखिएगा, अगर आपके पास लगभग 6 महीना 1 साल का आपका टाइम है, तब आप ग्रामर उठाइए। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, अब अगर आप सोच रहे हैं कि 3-4 महीने में मैं उठा के स्क्रैच से खत्म कर दूंगा, बहुत डिफिकल्ट है। ग्रामर समझने में टाइम लगता है धीरे धीरे। तो अगर आपके पास 6 महीना 1 साल से ऊपर टाइम है तो आप पढ़िएगा, और सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ना है। सेलेक्टिव चैप्टर्स मैंने लिख दिया है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इतना सफिशिएंट है बैंक एग्जाम्स के लिए, स्पेसिफिक बैंक एग्जाम्स के लिए। और भी एक्टिव, पैसिव वॉइस, नरेशन वगैरह रहता है, वो एसएससी में पूछा जाता है, बैंक में नहीं पूछा जाता है वो।
अब सोर्सेस कहाँ कहाँ से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। प्लेन टू पैरामाउंट आता है नीतू मैम का, वो बहुत बढ़िया बुक है। SP बख्शी की बुक आती है, वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। प्रैक्टिस अरुण शर्मा से करना है और उस बुक से करना है। मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट से जितना क्वेश्चन आता है सब पढ़ना है, सबका लॉजिक देखना है। और डेली क्विज, अगर आप पढ़े या ना पढ़े, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस करते करते आपको एक आदत बन जाता है, आप ढल जाते हैं उसमें। ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहता कि कैन वी स्किप ग्रामर पार्ट, तो यस वी कैन स्किप। अब इसका एक उदाहरण से समझते हैं कैसे। राम इज अवेक लास्ट नाइट, राम वॉज अवेक लास्ट नाइट। सपोज आपको इसका आंसर भी मालूम होगा। मान लीजिए आप किसी एक चाचा से मिलिए जो पढ़े नहीं है, आपके घर मोहल्ले के आसपास। उनसे हिंदी में ये बोलिएगा, राम कल रात जग रहा है, और एक उन्हें वाक्य दीजिए, राम कल रात जग रहा था। ना कभी हिंदी पढ़े होंगे ना हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे, लेकिन वो इतना हम श्योर शॉट है कि वो जवाब देंगे कि राम कल जग रहा था, कल रात जग रहा था। या आप बोलिएगा ना तो आपको डांट के भगा दीजिएगा, भाग क्या पूछ रहा है, कैसा कैसा हिंदी वाक्य यूज कर रहा है। क्यों? उन्होंने हिंदी व्याकरण तो कभी पढ़ा नहीं है, तो फिर कैसे वो सही जवाब दे रहे हैं? क्योंकि वो बचपन से पढ़ते आए, बचपन से बोलते आए हैं हिंदी को, तो उन्हें हिंदी व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो देख करके, सुन करके, पढ़ करके इतना बोल बोल के समझ गए हैं कि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है और ये ग्रामेटिकली राइट है। उसी हिसाब से जो ग्रामर पार्ट है ना, वो सप्लीमेंट करता है, वो हमें एक्स्ट्रा एक दिया गया है कि हम पढ़ें। लेकिन अगर हम, मेरा रीडिंग पार्ट अगर बहुत स्ट्रांग है और हम रीडिंग से बहुत चीज़ समझ जा रहे हैं, तो हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो किसके लिए है? जो बहुत दिनों से इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते आ रहे हैं। तो आप अगर रेगुलर रीडर है इंग्लिश के, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पेपर सॉल्व करने के लिए आपको ग्रामर का यूज़ पड़ेगा, आप ऐसे ही निकाल दोगे। लेकिन जो नया है, जो कि जैसे मैं था, इज वॉज वेयर एक ही सेंटेंस में यूज़ कर देता था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा ग्रामर पढ़ना पड़ा ताकि मैं चीज़ों को समझ सकूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ये सब। जो कि इंग्लिश का मैंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी उठाया, तो मैं बात कर लेता हूँ स्पोकन इंग्लिश पे कि ये कैसे मुझे हेल्प करा इस स्ट्रैटेजी ने। स्पोकन इंग्लिश देखिए आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देख ही रहे हैं कि डोमिनोज में ऑर्डर करने जा रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है। इंग्लिश आपका पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन गया है। आप उसको इग्नोर करिएगा तो इंडिया में, खुद के देश में सर्वाइव करना मुश्किल है। तो आप इंग्लिश को इग्नोर मत करिए, आप अपना इंग्लिश पे वर्क करिए। अब क्या करें, वैसा कल्चर अब जो सुधर नहीं सकता, तो उसी हिसाब से ढलना पड़ता है। जैसा देश वैसा भेष। खुद का देश मेरा ही है, पर भेष में मुझे फॉरेनर का ही डालना पड़ेगा। तो स्पोकन इंग्लिश को आपको डेवलप करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद से बात करना है। वैसा लोग का संगति बहुत कम मिलता है। अब मान लीजिए कोई गाँव दूर देहात में लड़का है, वो सोचेगा कि मैं इंग्लिश में बात करूं अपने माँ पिताजी से, उसके माँ पिताजी समझेंगे नहीं, उल्टा झाड़ू उठा के एक झाड़ू मार भी देंगे उसको। तो उसको क्या करना है? उसको खुद से बात करना है। आप जो भी बात करें, खुद से इंग्लिश में बात करना शुरू करें। और रात में सोने से पहले 10-15 मिनट आपको जब भी समय मिले, शीशे में जाइए, शीशे में खड़े होकर खुद से बात करिए कि मैंने दिन भर क्या किया, नहीं किया। जो वोकैब आपने कलेक्ट किया, उस पर आप यूज़ करिए उससे बात करने में। तो इससे क्या होगा? आपका इंग्लिश में धीरे धीरे फ्लुएंसी आएगा। ये यूट्यूब में चाहे आप देखिएगा 10 तरह का कोर्स बिकता है इंग्लिश में, कुछ खरीदने का जरूरत नहीं। बस यही करिए ना, आपको सारा चीज़ पढ़ते चलिए, ये बोलते चलिए, आपको इंग्लिश में सारा चीज़ आ जाएगा। बहुत बड़ा ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है। तो रोज 10 से 15 मिनट आपको ऐसे करना, आपका डेवलप हो जाएगा स्पोकन इंग्लिश। और ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू वगैरह हर चीज़ में हेल्प करेगा। ये आप फ्लुएंट रहिएगा ना, तो लगेगा कि हाँ बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है। अगर आप फ्लुएंट नहीं रहिएगा, लगेगा बंदे में दम नहीं। फाइनली बात करते हैं कि हमें डेली शेड्यूल क्या रखना होगा। डेली शेड्यूल में हमें 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल्स पढ़ना है, और उसमें से 7 से 10 वर्ड्स फिल्टर आउट कर देना है, वर्ड का अलग से उसका मीनिंग निकाल करके। ये 1 घंटा में आपको ये काम करना है रोज में। उसके बाद क्या करना है? अगर जैसे मैंने बात किया 6 महीना से या 1 साल से ऊपर अगर आपके पास टाइम है प्रिपरेशन के लिए, तो आप ग्रामर पढ़िए, नहीं तो इग्नोर कीजिए, स्किप कीजिए। इसको भी रीडिंग से सप्लीमेंट कर दीजिएगा। और प्रैक्टिस 20 मिनट एक सेक्शनल, जैसे कि 20 मिनट का आता है प्रीलिम्स में, तो 20 मिनट में हो जाएगा आपका। 2 डेली क्विज करना है, 20 मिनट लगभग इसमें लगेगा। और वर्बल एबिलिटी जो मैंने बुक बताया अरुण शर्मा, जो मैंने बुक रेफर किया अरुण शर्मा, देखिए ये कोई पेड एडवर्टीजमेंट नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है। जो मैंने यूज़ किया वही मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे कहीं कोई से ऑफर वगैरह नहीं आया था कि हाँ तुम मेरा बुक को पब्लिक करो, एडवर्टाइज करो वगैरह। जो मेरे लिए हेल्पफुल था वो आपके लिए बता रहा हूँ। ऐसा मेरा कोई पेड प्रमोशन इसमें नहीं है। तो
वर्बल एबिलिटी आपको कम से कम 2 करना है या 30 मिनट उससे आपको सॉल्व करना है वो उस बुक से। और इंग्लिश में खुद से बात करना है रोज़। ये सब अगर आप करते हैं, मोटा मोटी 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा अगर आप प्रैक्टिस और पढ़ते हैं, आप ज़रूर इंग्लिश में धुआं उड़ा दीजिएगा एग्ज़ाम में, ये पर्सनल गारंटी है। और हाँ, अटेम्प्ट मारो या मर जाओ, उड़ा देना इंग्लिश को, मतलब छोड़ना नहीं है कि जाओ चला तुम मारेगा ही, हम तुमको मार के ही आएंगे आज। बस ये चीज़ आप फॉलो करिए, इंग्लिश में आपको अच्छे स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, पर्सनल गारंटी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।